Hello students, today we are continuing ecosystem chapter L5. Till now we have completed 4 classes on ecosystem chapter है ना. हम एक productivity complete किए हैं. Productivity speaks about the total amount of biomass synthesized either in case of plants or in case of animals. You know all plants are synthesizing biomass by means of photosynthesis and animals are synthesizing their biomass by feeding upon plants. आपका भी एक biomass है, you are having your weight and that weight is because you are feeding upon others. आप दूसरों को खा रहे हैं, दूसरे plant को खा रहे हैं या animal को खा रहे हैं. That's why you are gaining biomass. That means you are not having your own biomass, है ना. You are taken biomass, you stolen the biomass of other organisms, है ना. आप अपना biomass नहीं create कर सकते. You are developing your biomass by feeding upon plants. So plants are having the main biomass, the total food synthesized in the plant, that is called primary productivity, and the rate of formation of biomass in plant is ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. बच्चे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं मालूम होता. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वर्सेस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जरा केयरफुल रहना. व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? द टोटल अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस इन प्लांट बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट एरिया is called primary productivity. प्लांट में कितना फूड बना है और उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ये केयरफुल रहिए, ये केयरफुल रहना चाहिए सब लोग. और सबको पता चला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्लांट्स आर आल्सो प्रिपेयरिंग फूड एंड प्लांट्स आर आल्सो कंज्यूमिंग फूड. हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो. इवन प्लांट्स आल्सो रिक्वायर एनर्जी सप्लाई. प्लांट को भी एनर्जी चाहिए ना. एंड फॉर दैट पर्पस प्लांट्स आर डूइंग रेस्पिरेशन. प्लांट रेस्पिरेशन करेंगे. क्लियर है? और एक बात यहां पर डीकम्पोजिशन टॉपिक पढ़े हम. डीकम्पोजिशन इज मोस्ट एसेंशियल प्रोसेस ऑन अर्थ. इट हेल्प्स इन mineral recycling. Just imagine if there is no decomposition. If there is no decomposition, dead bodies remain as it is on earth. अगर अर्थ के ऊपर decomposition नहीं रहेगा तो अब तक जितने भी starting from the earth formation till today जितने भी dead हैं वो सारे वैसे ही रहेंगे अर्थ के ऊपर. They will not decompose. Decomposition is very much essential process. सबसे पहले disappearance of the dead remains is because of decomposition, and decomposition is also helping for recycling of the minerals. If decomposition fails, minerals are blocked. आपके बॉडी में at present जो कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है, you are taking all these minerals by eating plants or eating animals, है ना. कुछ ह्यूमंस प्लांट से ले रहे होंगे मिनरल्स, कुछ ह्यूमन एनिमल से ले रहे होंगे मिनरल्स, बट एवरीवन इज रिक्वायरिंग, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, एवरीवन रिक्वायर दिस मिनरल्स. और ये सारे मिनरल कहां से आए? डेड रिमेन्स. डेड रिमेन का क्या हुआ? डीकम्पोजिशन हुआ. डेड रिमेन्स का डीकम्पोजिशन हुआ. उसके बाद क्या निकले? मिनरल्स. और ये मिनरल्स कहां पर गए? प्लांट्स में. प्लांट से कहां पर गए? एनिमल्स में गए. दिस इज ऑट द साइकिल. फिर ये एनिमल की डेथ हो जाएगी, डेड रिमेन बन जाएगा वो. दिस इज व्हाट साइक्लिंग ऑफ द मिनरल्स. इफ देयर इज नो डिकम्पोजिशन, सपोज ये स्टेप एब्सेंट हो जाएगा, इफ डिकम्पोजिशन फेल्स टू ऑकर, then dead remains will be as it is. Minerals are not recycled and किसी को कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, किसी को पोटेशियम की डेफिशिएंसी, like that. So decomposition we can say it is very much essential process on the earth. बहुत ज़्यादा important है ये, very much essential.
प्रोसेस, बहुत ज्यादा जरूरी प्रोसेस है अर्थ के ऊपर, डीकम्पोजिशन, विच हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स ऑन अर्थ। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद हम क्या पढ़े, डिकम्पोजिशन के बाद एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़े। एनर्जी फ्लो, एनर्जी, जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी फ्लो, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो वी गेट द थर्मोडायनामिक्स लॉस। थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ, thermodynamics second law, both are applicable to the ecosystem. Ecosystem are not exempted from the laws of thermodynamics. Energy neither be created nor be destroyed, but it is transferred from one trophic level to another trophic level. We know this. And also the second law of trophic level, energy whenever transferred from lower trophic level to higher trophic level, maximum energy is lost as heat. That is also called entropy. What is enthalpy? Enthalpy versus entropy. So hope enthalpy तो आप पढ़ते होंगे, एंथैल्पी ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते ही होंगे। एंथैल्पी क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एक सिस्टम में टोटल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। एक प्लांट में टोटल एनर्जी कितनी है? एक प्लांट के अंदर 100 किलो कैलोरीज एनर्जी है, लाइक दैट। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एंथैल्पी। और एंट्रोपी क्या है? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है? whenever energy flow from lower trophic level to higher trophic level, energy is lost in the form of entropy. The heat energy which is lost whenever transfer of energy occur from lower trophic level to higher trophic level, it is called entropy. जैसे ग्रास है, ग्रास के बाद गोट है। So grass suppose having 100 joules energy, goat get 10 joules energy. तो यहां पर जो 90 joules energy है, that is lost as heat loss. This is called disorder of the system. यही है disorder. This is called disorder of the system, also called entropy. And which law of thermodynamics explain about entropy? So you should answer. The second law of thermodynamics explains about entropy. Okay? So entropy, enthalpy are clear. अब हम जो है इकोलॉजिकल पिरामिड की ओर बढ़ेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड आज की क्लास में पढ़ेंगे हम। क्या होता है इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड्स, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, the graphical representation which the graphical representation which shows total number of organism, total number of organisms or biomass or energy at each trophic level. At each trophic level, it is called ecological pyramid. What is ecological pyramid? It is a graphical representation. So ecological pyramid, ecological pyramid का definition clear हो चुका है। What is ecological pyramid? It is a graph. एक ग्राफ होता है।
and which shows the total number of organism. Either it shows the total number of organism or biomass, या तो ये organism बताता है या biomass या energy बताता है. This is the graph which shows total number of biomass or energy or number in a given area. And this graph, it is proposed by ecological pyramids, proposed by Charles Elton. Charles Elton, name of the scientist है, proposed by Charles Elton. Hence, ecological pyramids also called. Hence, ecological pyramids also called Eltonian pyramids. इसलिए इनको Eltonian pyramids बोलते हैं हम. ठीक है. इकोलॉजिकल पिरामिड का और एक नाम क्या है? एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं. ओके. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ecological pyramid. Before going to the ecological pyramid, base of the pyramid, base of the pyramid हमेशा क्या रहेगा? याद रखते चलेंगे. जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा इकोलॉजिकल पिरामिड का, तो बेस जो रहेगा बॉटम ऑफ द पिरामिड विल रिप्रेजेंट प्रोड्यूसर. फिक्स है. पोजीशन ऑफ द प्रोड्यूसर इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज एट द बेस. हमेशा बेस में ही रहेंगे. मिडिल ऑफ द पिरामिड, मिडिल ऑफ द पिरामिड देखिए कंज्यूमर रहेंगे. कंज्यूमर्स ऑफ वेरियस लेवल्स. कंज्यूमर्स ऑफ वेरियस लेवल. अब कंज्यूमर में भी टाइप रहता ना भाई, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड वेरियस लेवल. कंज्यूमर्स ऑफ वेरियस लेवल मतलब कंज्यूमर T2 भी हो सकते हैं, T3 भी हो सकते हैं. T2, T3, T4 लाइक दैट. ओके. एंड टॉप ऑफ द पिरामिड क्या बताएगा? टॉप ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट टॉप कार्नियोर. टॉप ऑफ द पिरामिड रिप्रेजेंट टॉप कार्नियोर. सबसे ऊपर इकोलॉजिकल पिरामिड में सबसे ऊपर क्या रहेगा? सबसे ऊपर टॉप कार्नियोर होंगे. सो दीज आर व्हाट आइडिया. हम ये आइडिया ले चुके हैं. पिरामिड में बेस में क्या रहेगा, मिडिल में क्या रहेगा, टॉप में क्या रहेगा. जरा याद रख लो. बेस में क्या रहेगा? प्रोड्यूसर. नीचे प्रोड्यूसर रहेंगे, बीच में कंज्यूमर रहेंगे, सबसे ऊपर कार्नियोर रहेंगे. ठीक है. चलिए, इकोलॉजिकल पिरामिड के कितने टाइप हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. कितने टाइप के पिरामिड हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड. पिरामिड ऑफ नंबर एक हो गया. पिरामिड ऑफ बायोमास 2 हो गए. और एक पिरामिड ऑफ एनर्जी. सो लाइक दिस देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो जाएंगे. पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. चलिए ना, चलेंगे अभी पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करेंगे. जब भी हम पिरामिड पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझना चाहिए. इफ आई ड्रॉ पिरामिड ऑफ नंबर, व्हाट आई विल ट्राई, नंबर काउंट करूंगा मैं. टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल नंबर ऑफ हर्ब्स, दैट हर्ब्स मतलब हर्बियोर्स, एनिमल्स जो प्लांट को खा रहे हैं.
टोटल नंबर ऑफ कार्नियोर इन ए गिवन एरिया में काउंट करके एक ग्राफ बनाऊंगा, दैट विल बी कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। चलिए अब मैं पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड ट्राई कर रहा हूं। कोई एक ग्रासलैंड ले लीजिए। ग्रासलैंड में टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं काउंट करेंगे। ओके, ग्रासलैंड में टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर कितने होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर कितने होंगे, ये ट्राई करेंगे। तो ग्राफ कैसे बनेगा, लेट अस सी। देखिए, ऑलवेज द बॉटम ऑफ द ग्राफ शोज प्रोड्यूसर, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर। सो आई विल राइट पीपी। पीपी का मतलब क्या है, पीपी का मतलब है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये बॉटम, और ये जो सेकेंड स्टेप है दिस इज पीसी, प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड स्टेप is SC, secondary consumer। ओके, और सबसे ऊपर TC, tertiary consumer। like this, these are the steps। अभी हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली एक ऐसा इमेजिन करेंगे, एक ग्रासलैंड लेंगे हम कौन सा भी, और कितने ग्रासेस हैं काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट ग्रासेस, कितने ग्रासेस हैं। फिर उसी ग्रासलैंड में कितने ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर विच डायरेक्टली फीड अपॉन ग्रास, इट इंक्लूड ग्रास हॉपर, इट इंक्लूड रैबिट, गोट, शीप, काउस, बफेलोस, क्या क्या है प्राइमरी कंज्यूमर। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर काउंट करेंगे, फिर टर्शरी कंज्यूमर काउंट करेंगे। जनरली व्हाट इज योर ओपिनियन, एक ग्रासलैंड में ग्रासेस बहुत ज्यादा रहेंगे, राइट, नंबर ऑफ ग्रासेस विल बी मोर, एंड सबसे कम कौन रहेंगे, कार्नियोर्स, सबसे टॉप कार्नियोर। टाइगर कितने रहेंगे, बहुत ही कम रहेंगे, हो सकता है 1 2, या नहीं तो हो सकता है 0। सो लाइक दैट, इसलिए जो है ये बेस ब्रॉड दिख रहा है, बेस इज ब्रॉड बिकॉज प्लांट्स आर मोर, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर, उससे कम टर्शरी कंज्यूमर। दैट्स ऑल, यही है पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ए ग्रासलैंड। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक नंबर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जरूरी नहीं है वो एनसीईआरटी के नंबर ही लिखना, आप कुछ भी एक नंबर लिखिए यहां पर, नंबर ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, यहां पे कुछ भी एक नंबर लिखिए, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं एक नंबर 5, यहां एक कुछ नंबर लिख रहा हूं, समझो मैं, इतने प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, तो एनसीईआरटी का जो नंबर है, एनसीईआरटी में एक नंबर दिया हुआ है वही लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5, इतने सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं तो प्राइमरी कंज्यूमर कितने हो जाएंगे, इससे कम रहेंगे या इससे ज्यादा रहेंगे, ऑब्वियसली कम ही होंगे। जरूरी नहीं है यही नंबर लिखना, आप बोलेंगे आप नहीं सर यही लिखना क्या नंबर, जरूरी नहीं, यू राइट 5000, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू राइट 4000, यू राइट 1000, कुछ भी लिखिए, बट प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर यहाँ पे कम होना चाहिए, ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर कम होना चाहिए। यहाँ अगर 5000 है, यहाँ तो कुछ यहाँ पे 2000 है समझो, यहाँ पे कुछ 500 है समझो, यहाँ पे 6 हैं, जस्ट 6 है टर्शरी कंज्यूमर, जस्ट 6, या नहीं तो जस्ट 3 है समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ द नंबर कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो आप मेरे को एक इमीडिएटली क्वेश्चन पूछेंगे, सर ये क्या कोई ट्रेंड है क्या, या नंबर डिक्रीज होना कोई फैक्टर है क्या, इतना ही डिक्रीज होना? ऐसा कुछ भी नहीं है, द नंबर डिक्रीजेस। जो एनसीईआरटी में नंबर मेंशन किया है 6 मिलियन, अराउंड 6 मिलियन प्लांट्स, अराउंड 6 मिलियन प्लांट थे। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर कम हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, और टर्शियरी कंज्यूमर तो बहुत ही कम हो गए। So therefore pyramid of number for grassland is, therefore it is upright। अपराइट बोलते हैं इसको, ऐसे पिरामिड को अपराइट बोलेंगे। व्हाट इज मीन बाय अपराइट? बेस इज ब्रॉडर। अगर बेस ब्रॉडर है, जैसे यहां प्राइमरी प्रोड्यूसर, द बेस इज ब्रॉडर, इसलिए इसको हम अपराइट पिरामिड बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? अपराइट पिरामिड बोलेंगे इसको। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? हो सकता है एग्जाम में जो है आपको ये पिरामिड दे दे और पूछ ले दिस इज द पिरामिड ऑफ व्हाट, ये पिरामिड किसका है? तो आप बोलेंगे ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल, देखते ही बोलेंगे ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, हो गया ये पिरामिड ऑफ नंबर है, ग्रासलैंड के लिए है। एंड वेदर इट इज इन्वर्टेड टाइप और अपराइट टाइप। अगर बेस सबसे बॉटम जो है ब्रॉड है, सबसे नीचे जो बॉटम है ब्रॉड है, देन इट विल बी अपराइट। बेस ब्रॉडर अपराइट, बेस नैरो इन्वर्टेड। चलिए अभी नेक्स्ट हम और एक पिरामिड ऑफ नंबर ड्रॉ करेंगे फॉर पिरामिड ऑफ नंबर फॉर वन ट्री इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ नंबर फॉर वन ट्री इकोसिस्टम, जस्ट वन ट्री लेना है, वन ट्री। लेट अस राइट लाइक दिस, ये पिरामिड बनने वाला है, ये कुछ ऐसे शेप का आने वाला है ये पिरामिड। देखिए यहां पर क्या है, ये स्टेप जो है ना सबसे बॉटम में, ऑलवेज आई टोल्ड बॉटम ऑफ द पिरामिड इज क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो यहां पे क्या है, वन ह्यूज बनियान ट्री है, सपोज वन ह्यूज, बहुत बड़ा बनियान ट्री है, एक बहुत बड़ा बनियान ट्री है, वन ह्यूज बनियान ट्री है। उसके ऊपर है ना 100 इंसेक्ट्स रहते हैं, सपोज 100 इंसेक्ट्स रहते हैं। सपोज वन ह्यूज बनियान ट्री है, उसके ऊपर 100 इंसेक्ट्स रहते हैं, और ये 100 इंसेक्ट्स को खाने के लिए अराउंड 180 बर्ड्स आ रहे हैं विजिटिंग द ट्री। वन ह्यूज बनियान ट्री हैविंग 100 insects, and to eat those 100 insects who are coming 180 birds are visiting the one huge banyan tree to eat those insects। वो insects खाने के लिए आ रहे हैं 180 birds। अब ये 180 birds के ऊपर क्या है फिर? अराउंड 300 पैरासाइट्स हैं। मैं अपने मर्जी से नंबर डाल रहा हूं, ओके, यू कैन ऑल्सो राइट योर ओन नंबर्स, लेकिन नंबर इंक्रीज होना चाहिए। 300 पैरासाइट्स एंड हाइपर पैरासाइट। देखिए ये हो गया बॉटम वन ह्यूज बनियान ट्री, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर पीपी। ये प्राइमरी कंज्यूमर पीसी, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन? pyramid of number for one tree ecosystem, it is upright or inverted type. So therefore pyramid of number for one tree ecosystem, it is therefore it is inverted type। इन्वर्टेड का मतलब ये है बेस छोटा है, बेस नैरो है, बेस इज नैरो।
बेस अगर नीचे है और बेस ब्रॉडर है तो क्या बोलना बोला मैं, अपराइट. इफ बेस ब्रॉडर, अपराइट. इफ बेस नैरो, इन्वर्टेड. ओके. तो ये था पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर वन ट्री इकोसिस्टम. दोनों पिरामिड हो गए, नंबर का भी हो गया, पिरामिड फॉर वन ट्री इकोसिस्टम भी हो गया. नेक्स्ट लिखेंगे पिरामिड ऑफ नंबर फॉर, हाँ उससे पहले आप शायद डाउट पूछेंगे मुझे, व्हाट इज हाइपर पैरासाइट. हाइपर पैरासाइट पूछेंगे शायद मुझे डाउट. तो पैरासाइट क्या है? पैरासाइट आर दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक फूड एंड शेल्टर, फूड एंड शेल्टर अपॉन द बॉडी ऑफ बर्ड्स, दे आर पैरासाइट. जो बर्ड्स के बॉडी पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं, उनको हम पैरासाइट बोल रहे हैं. फिर पैरासाइट के बॉडी के अंदर हाइपर पैरासाइट, पैरासाइट के अंदर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट. व्हाट इज हाइपर पैरासाइट? द बैक्टीरिया, virus which attack parasite, which attack parasite are called hyperparasite. ऐसे बैक्टीरिया और वायरस, ऐसे बैक्टीरिया और वायरस जो पैरासाइट को अटैक करने वाले हैं, those are called hyperparasite. Which attack parasite are called hyperparasite. Parasite which is parasitic upon, ऐसे पैरासाइट जो पैरासाइटिक हैं upon another parasite. The parasite which is parasitic upon another parasite. ऐ समझे, या सिंपल ये डेफिनेशन याद रखो, बैक्टीरिया और वायरस जो पैरासाइट को अटैक करते हैं, दे आर कॉल्ड हाइपर पैरासाइट. जो पैरासाइट के अंदर पैरासाइट हैं. अब जैसे ह्यूमन के हेड में लाइस है, ठीक है, ह्यूमन के हेड में लाइस है, लाइस आर एक्टोपैरासाइट. अब लाइस के अंदर बैक्टीरिया होगा ना, उसको हम बोलेंगे हाइपर पैरासाइट. लाइस एक पैरासाइट है, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया, तो क्या बन गया, हाइपर पैरासाइट हो गया वो. दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर फॉर वन ट्री इकोसिस्टम. इन्वर्टेड हो गया. नेक्स्ट, अभी मैं जो है आपको बता रहा हूं पिरामिड ऑफ बायोमास. नंबर हो गया, बायोमास का ट्राई करेंगे अभी. पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर फॉरेस्ट. फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए एक हम ग्राफ बना रहे हैं बायोमास के लिए. दिस टाइम रिमेंबर वी आर नॉट गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये हमारा ग्राफ है बायोमास का. बायोमास का ग्राफ है या नंबर का ग्राफ है, बताइए आप. ना बायोमास का है. बायोमास मतलब यहां पे नंबर नहीं देखेंगे हम, मास देखेंगे. व्हाट विल बी द मास of each organism at trophic level, different trophic level. तो फॉरेस्ट, कोई फॉरेस्ट आप विजिट करें और वो फॉरेस्ट में टोटल प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने हैं वे करे, तो पता चला वो 809 किलोग्राम हो गए पूरे प्लांट्स इन ए फॉरेस्ट. फिर प्राइमरी कंज्यूमर कितने हैं मालूम करें आप, तो प्राइमरी कंज्यूमर का भी एक नंबर निकल के आया कुछ 37 बोल के. फिर उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर का भी एक वेट निकल के आया 11. उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर का एक वेट निकल के आ गया 1.5. दिस इज द ड्राई वेट, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. अब आप बोलेंगे सर एग्जाम में अगर ऐसा ग्राफ दे, ऐसा ग्राफ आ गया एग्जाम में और पूछे कि ये कौन सा पिरामिड है,
तो आप बोलेंगे ये तो नंबर का पिरामिड, ग्रासलैंड का पिरामिड भी सेम दिख रहा है, बायोमास का पिरामिड भी सेम दिख रहा है। हाँ, डायग्राम में तो सेम दिख रहा है, लेकिन यूनिट क्या है, चेंज हो रही है। यहाँ पे मास की यूनिट रिप्रेजेंट करेंगे, बट इन पिरामिड ऑफ नंबर वी आर नॉट राइटिंग एनी मास यूनिट। पिरामिड ऑफ नंबर के लिए हम क्या लिखे थे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिखे थे, लेकिन मास के लिए क्या लिख रहे हैं हम, यूनिट डाल रहे हैं यहाँ पे, किलोग्राम यूनिट डाल रहे हैं, ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ओके, ड्राई वेट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर डाल रहे हैं यहां पर। वहां पे क्या लिख रहे थे, पिरामिड ऑफ नंबर के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक मास यूनिट। आपको यहां लग रहा है ना किलोग्राम से मालूम ही हो गया ना भाई, ये मास का ही यूनिट है 100%। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास है फॉर फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एंड रिमेंबर, ये जो नंबर मैं लिखा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट द सेम नंबर। आप भी यही नंबर लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आप एक रूल फॉलो करना चाहिए, नंबर शुड डिक्रीज। देखिए यहाँ पे मैं प्राइमरी प्रोड्यूसर 1000 kg लिखा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 kg, 10 kg, 1 kg, ऐसा भी लिख सकता हूँ। नॉट नेसेसरी टू राइट द सेम एनसीईआरटी नंबर्स। नंबर कैन चेंज, ये नंबर चेंज हो सकते हैं, बट नंबर शुड डिक्रीज। At what factor number should decrease? Is there any rule? Yes, there is no fixed rule. ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसा यहाँ पे कितने % डिक्रीज होना, ऐसा कोई रूल फिक्स नहीं है, पिरामिड ऑफ नंबर में भी, पिरामिड ऑफ बायोमास में भी। लेट अस ड्रॉ वन मोर पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ नंबर के दो ग्राफ ड्रॉ करें हम, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर ग्रासलैंड, पिरामिड ऑफ नंबर फॉर वन ट्री इकोसिस्टम। अब पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर फॉरेस्ट हो गया, अब पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए ड्रॉ करेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर, यहां पर एक्वाटिक लिखेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए लिखेंगे। सो पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम, it is going to be what shape? Let us see. Suppose aquatic ecosystem, in case of aquatic ecosystem, this is primary producer, this is primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. देखिए फिर एक बार ये inverted ही आ रहा है। So bottom is primary producer, ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। सपोज यहां पे यूनिट लिख रहा हूं मैं, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ड्राई वेट। इन ड्राई वेट वी आर राइटिंग द यूनिट, ड्राई वेट में हम यूनिट लिख रहे हैं। ये 4 kg है सपोज, अगर ये 4 kg है तो ये 21 kg है, ये 30 kg है, ये 35 kg है। So this is what pyramid of biomass for aquatic system. So again you may have doubt ये how it is possible, तो यहाँ पे याद रखना है। देखिए aquatic ecosystem में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर विल बी फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। Microscopic plants mean they are having very miniature, very small size, और उनका मास जो है नेग्लिजिबल हो गया, मास उनका नेग्लिजिबल हो गया। एंड दिस फाइटोप्लैंक्टन है रिटन बाय जूप्लैंक्टन। ओके, ये भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, लेकिन प्राइमरी फाइटोप्लैंक्टन ऑफ ए रिवर, फाइटोप्लैंक्टन इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं, वो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है। उसका मास की बात कर रहे हैं हम। एक रिवर के पूरे फाइटोप्लैंक्टन जमा करे तो 4 किलोग्राम आया, वो जूप्लैंक्टन 21 किलोग्राम आ गए। अब ये जूप्लैंक्टन को खाने वाले कौन? स्मॉल फिश। तो स्मॉल फिश जरा सा मास दिखेगा इनका 30 kg, और लार्ज फिश 35 kg। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन, व्हाट यू आर गोइंग टू से? पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या लिखेंगे? इट इज देयरफॉर इट इज इन्वर्टेड टाइप।
पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर फॉरेस्ट, इससे पहले जो फॉरेस्ट का ड्रॉ करे थे उसका क्या लिखे हम, इट इज अपराइट टाइप। फॉरेस्ट देखो, पिरामिड ऑफ बायोमास दो टाइप के, फॉरेस्ट एक, एक्वाटिक एक। हम याद रखेंगे फॉरेस्ट का क्या लिखेंगे, फॉरेस्ट इज अपराइट, aquatic inverted over, फॉरेस्ट इज अपराइट, फॉरेस्ट अपराइट आएगा, एक्वाटिक इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया है ये, एवरीबडी क्लियर? अभी हम जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी ड्रॉ करेंगे। पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर फॉरेस्ट, पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर फॉरेस्ट, फॉर एनी इकोसिस्टम लिख देंगे, फॉर एनी इकोसिस्टम, नॉट नेसेसरी के फॉरेस्ट के लिए ही हो या एक्वाटिक सिस्टम के लिए हो, पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम के लिए हो, एनी इकोसिस्टम हो। तो यहां पर पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर एनी इकोसिस्टम, बॉटम आएगा, उसके ऊपर एक सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। तो ये रहा प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये रहा प्राइमरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर, सॉरी ये रहा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। सपोज प्राइमरी प्रोड्यूसर इज हैविंग 10,000 जूल्स एनर्जी, कितनी, 10,000 जूल्स एनर्जी है। हाँ, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर में 10,000 जूल्स एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर में कितनी जाएगी? तो इसका आंसर क्या है, यहां पर आप एक फिक्स नंबर लिखना पड़ता। बिफोर दीज जितने भी हम ग्राफ लिखे वहां पे ऐसा मैं फिक्स नंबर नहीं बोला, यू कैन राइट 800, 1000 ऐसा कुछ भी बोला मैं एक, लेकिन एक ऑर्डर फॉलो करना था वहां पे, इंक्रीज और डिक्रीज। यहां पर ये ग्राफ देखने के बाद तो लग रहा है कि नंबर तो डिक्रीज होना है, डिक्रीज होना है क्योंकि स्मॉलर एरिया है, स्मॉलर स्मॉलर। तो कितना डिक्रीज होना चाहिए? सो पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉलो स्ट्रिक्टली 10% लॉ, 10% लॉ लगाना है, इसका 10% ही लिखना है। 10,000 बोले तो ये 1,000 जूल्स, ये 100 जूल्स, ये 10 जूल्स। So this is what pyramid of energy for any ecosystem. मैं any क्यों लिखा? For any ecosystem, pyramid of energy is always upright. Therefore, pyramid of energy is always upright. Always upright. हमेशा ही अपराइट होना चाहिए। देयर इज नो एग्जाम्पल फॉर पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर इन्वर्टेड टाइप, ऐसा कोई पिरामिड है ही नहीं। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर में, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ प्लांट, हाउ प्लांट्स आर हैविंग दिस मच ऑफ एनर्जी? इफ आई आस्क यू, प्लांट में 10,000 जूल्स एनर्जी कहां से आ गई? बोले तो आप बोलेंगे सनलाइट। सपोज सनलाइट इज हैविंग
this much of energy, sunlight is having this much of energy, this much of energy, then sunlight is having this much of energy, then producer can convert 1% of total solar energy, 1% of total solar energy. Plant can convert how much of total solar energy? 1% of solar energy for NPP, net primary productivity. Plants are having some biomass, plants are having some amount of food in them, that food is called NPP, net primary productivity. सनलाइट की जितनी भी एनर्जी है उसमें से 1% कन्वर्ट होती है प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. सारे प्लांट्स, अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं, दे कन्वर्ट हाउ मच ऑफ टोटल सोलर एनर्जी इनटू फूड. बोल तो आप बोलेंगे जस्ट 1%. यस, जस्ट 1%. सपोज ये 10 लाख अगर जूल्स एनर्जी रहा तो उसका 1% कन्वर्ट होगा, समझ गए, इनटू केमिकल एनर्जी और इनटू द फूड इन प्लांट. फिर प्लांट्स के ऊपर 10% लॉ फॉलो करते जाना है, वो भी पॉइंट नोट करना है. पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ. सो दीज आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ये हो गए इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स. पूरे टाइप्स बता दिया हूं मैं, एक बार मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं. 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड थे, नंबर, बायोमास, एनर्जी. नंबर में 2 टाइप, अपराइट भी था, इन्वर्टेड भी था. बायोमास में भी 2 टाइप, अपराइट भी था, इन्वर्टेड भी था. एनर्जी में बस एक ही टाइप. इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट टाइप. तो ये थे इकोलॉजिकल पिरामिड्स. नाउ लेट अस राइट लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. क्या लिमिटेशंस हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के? लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स. Limitations of ecological pyramids. Limitation number 1, it does not explain belonging of one organism. It does not explain belonging of one organism to more than one trophic level. more than one trophic level. देखिए ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल कांस्टेंट तो नहीं है, ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल कांस्टेंट तो नहीं है, सो इट इज कीप ऑन चेंजिंग. इट डज नॉट एक्सप्लेन बिलोंगिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म टू मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल. कभी ह्यूमन कभी ट्रॉफिक लेवल T2 में आ सकता है, T3 में आ सकता है, T4 में आ सकता है, T5 में. सो ecological pyramid are not explaining belonging of one organism to more than one trophic level. This is one limitation. Second limitation of ecological pyramid, it explains simple food chain. It explains simple food chain. Simple food chains which never exist in nature. Which never exist in nature. क्योंकि नेचर में क्या होता है भाई? इट एक्सप्लेन सिंपल फूड चेन विच नेवर एग्जिस्ट इन नेचर. तो नेचर में क्या होता है? नेचर हैज फूड वेब. नेचर हैज फूड वेब एंड ecological pyramid cannot explain food web. Ecological pyramid
cannot explain food web, cannot explain food web. जैसे मैंने एक इकोलॉजिकल पिरामिड बताया, ये एक इकोलॉजिकल पिरामिड है, चलिए ठीक है. अब बोलो ह्यूमन कहां पर हैं, वेदर ह्यूमंस आर इन पीपी और पीसी और पीसीएस, सी और टीसी. ह्यूमन को कहां रखेंगे, तो आप बोलेंगे ह्यूमन को कोई एक में रखना मुश्किल है. Some humans are direct vegetarian, some are primary carnivore, some are secondary carnivore also, humans may be. It cannot explain food web. Ecological pyramid simple food chain ही explain कर सकते हैं. Food web, variety of food cannot be explained by ecological pyramid. Next, third one, decomposer, decomposers or saprophytes. Saprophytes are not given any place in ecological pyramids. Ecological pyramids. देखिए नेचर में डिकम्पोजर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डिकम्पोजर्स आर हेल्पिंग फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. डिकम्पोजर का रोल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग जानते हैं. लेकिन डिकम्पोजर इतने इंपॉर्टेंट होने पर भी डिकम्पोजर को कोई प्लेस, कोई पोजीशन नहीं दिया गया इकोलॉजिकल पिरामिड में. Where you place, if I ask you a question, where you place bacteria and fungi in this ecological pyramid? कहाँ पे रखेंगे आप बैक्टीरिया फंगाई, तो बोलेंगे ecological pyramids are not given position for decomposer even though they are very important. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी इनको कोई प्लेस नहीं दिया गया. ठीक है, तो all the 3 points are clear. 3 limitations हैं ecological pyramid के. First point, it does not explain belonging of one organism to more than one trophic level. Human कई trophic level में आता है, but ecological pyramid is giving one fixed place. हर एक organism को एक fixed place दे रहा है ecological pyramid. That is wrong because many organisms are not having fixed trophic level. And it explains simple food chain which never exist in nature. Nature में होते हैं food web, क्योंकि हमेशा ऑर्गेनिजम्स इंटरडिपेंडेंट रहे हैं. ऑर्गेनिजम्स आर इंटरडिपेंडेंसी, दे शो इंटरडिपेंडेंसी फॉर गेटिंग फूड. एंड इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नॉट एक्सप्लेन फूड वेब. तो ये 3 ड्रॉबैक थे. सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड. आपको बस ये करना है, वो सारे इकोलॉजिकल पिरामिड को प्रैक्टिस करना है. एंड डोंट ट्राई टू मेमोराइज दोज नंबर. मैं जो नंबर लिखा है पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास में यू कैन पुट योर ओन वैल्यूज. बट पिरामिड ऑफ एनर्जी के लिए यस यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली 10% लॉ. 10% लॉ you have to follow, and you have to remember how much of solar energy is converted into food in case of plant. 10% नहीं, वहां पर 10% नहीं बोलना. Out of the total solar energy 1% is converted into, out of the total solar energy 1% is converted into food. सनलाइट में जितनी भी एनर्जी है 1% फूड में कन्वर्ट होगी प्लांट के अंदर. फिर वहां से प्लांट के अंदर सपोज 10,000 जूल्स है, तो वहां से 10% लॉ फॉलो होगा. ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक, इकोलॉजिकल सक्सेशन. अभी आप आज की जो टॉपिक थी ना इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको बस आपको क्या करना है, समझने की टॉपिक है. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. इकोलॉजिकल पिरामिड का और एक नाम क्या है, अल्टोनियन पिरामिड. ये भी याद रखना है. सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.